नमस्कार। ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के बीच हाल में एक समझौता हुआ है। ब्रेग्जिट के बाद उनके रिश्तों में इसे एक नई शुरुआत जैसा माना जा रहा है। आज हम इसी पर बात करेंगे, लेकिन खासतौर से ये देखेंगे कि भाई भारत के लिए इसके क्या मायने हैं। हमारे पास जो जानकारी है, भारत ब्रिटेन यूरोपीय संघ व्यापार कूटनीति प्रवासन अफसर नाम के स्रोत से, वो इसी का एनालिसिस करती है। अब सुनने में तो ये लग सकता है कि ये तो यूरोप की अपनी बात है, पर हम देखेंगे कि ये भारत के व्यापार कूटनीति और लोगों की आवाजाही मतलब प्रवासन के मौकों को कैसे बदल सकता है। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ एक क्षेत्रीय फेरबदल नहीं है। असल में देखा जाए तो ये भारत के लिए एक बड़ा मौका हो सकता है पश्चिम के साथ अपने संबंधों को नए सिरे से देखने का, चाहे वो व्यापार हो, कूटनीतिक साझेदारी हो या फिर टैलेंट का मूवमेंट। चलिए, तो सबसे पहले व्यापार से ही शुरू करते हैं। आंकड़े अगर देखें, वित्त वर्ष 2024 में भारत ने ईयू को करीब 86 अरब डॉलर का सामान बेचा और ब्रिटेन को वो था 12 अरब डॉलर। तो ब्रेग्जिट के बाद ये जो दो अलग अलग सिस्टम बन गए थे, इससे भारतीय कंपनियों को काफी दिक्कत आ रही थी, है ना? हाँ बिल्कुल, खासतौर पर जैसे फार्मा है, कपड़ा उद्योग है, समुद्री खाना, खेती के उत्पाद, इन सब में मतलब दो अलग नियम तो दोहरी सिरदर्दी और खर्चा भी ज्यादा। अब जब ब्रिटेन और ईयू जैसे खाद्य सुरक्षा है, कस्टम्स के मामले हैं, इनमें अगर तालमेल बढ़ा रहे हैं तो उम्मीद तो यही है कि भारतीय निर्यातकों के लिए नियम मानना आसान होगा, शायद लागत भी घटे। इसका कोई ठोस उदाहरण दे सकती हैं, जैसे आपने फार्मा का जिक्र किया? हाँ जरूर। देखिए, भारत जो है ब्रिटेन की जेनेरिक दवाओं की जरूरत का आप समझिए 25% से भी ज्यादा हिस्सा पूरा करता है। अब अगर दोनों जगह मतलब ब्रिटेन और यूके में मंजूरी की प्रक्रिया थोड़ी भी आसान या एक जैसी होती है तो दवाएं बाजार तक जल्दी पहुंच सकती हैं, टाइम बचेगा। इसी तरह जैसे समुद्री खाने का निर्यात है हमारा, जो वित्त वर्ष 24 में लगभग 738 अरब डॉलर का था, उसको भी फायदा हो सकता है। लेकिन क्या इसका कोई दूसरा पहलू भी है? मतलब ये जो नए शायद ज्यादा सख्त साझा मानक बनेंगे, क्या वो हमारे छोटे और मझोले उद्योग मतलब एसएमईज, उनके लिए कोई मुश्किल खड़ी कर सकते हैं? हाँ, ये एक वाजिब चिंता है बिल्कुल, क्योंकि देखिए बड़े उद्योगों के मुकाबले एसएमईज के पास संसाधन थोड़े कम होते हैं। तो भारत को अपनी तरफ से भी तैयार रहना होगा। जैसे सरकार की आरओटीईपी स्कीम है या पीएलआई योजनाएं हैं, वो यहाँ बहुत जरूरी हो जाती हैं ताकि हमारे जो निर्यातक हैं वो दुनिया के बाजार में टिके रह सके, उनको मदद मिले। अच्छा, तो व्यापार की राह तो शायद कुछ आसान हो, लेकिन कूटनीति के मोर्चे पर क्या हो रहा है? ये जो रक्षा और इंडो पैसिफिक जैसे मुद्दे हैं, इन पर ब्रिटेन और ईयू का करीब आना भारत के लिए क्या मायने रखता है? देखिए, यहाँ एक दिलचस्प संभावना बनती है। भारत तो पहले से ही ईयू के साथ रोड मैप 2025 पर काम कर रहा है और ब्रिटेन के साथ भी हमारी एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी है, साइबर सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, इन सब पर। तो अगर ब्रिटेन और ईयू की विदेश नीतियां खासकर इंडो पैसिफिक को लेकर ज्यादा तालमेल वाली होती हैं, तो भारत को क्या फायदा होगा? फायदा ये कि संयुक्त राष्ट्र G20 जैसे बड़े मंचों पर पश्चिमी देशों से ज्यादा एकजुट समर्थन मिल सकता है, एक आवाज सुनने को मिल सकती है। और इंडो पैसिफिक का जिक्र आया है, रक्षा सहयोग के लिहाज से ये कितना अहम हो जाता है फिर? बहुत ज्यादा अहम। फ्रांस को देखिए, जिसके साथ हमारा व्यापार 2024-25 में करीब 15 अरब डॉलर से ज्यादा था। जर्मनी है, ब्रिटेन है, ये सब भारत के डिफेंस मॉडर्नाइजेशन में अहम साझेदार हैं। तो अगर ब्रिटेन और ईयू रक्षा मामलों में करीब आते हैं तो इंडो पैसिफिक में आप सोचिए त्रिपक्षीय या बहुपक्षीय सहयोग के नए रास्ते खुल सकते हैं, खासकर चीन की बढ़ती एक्टिविटी को देखते हुए, जो इन सभी देशों के लिए एक तरह से साझा चिंता का विषय है। और भारत की जो ग्लोबल साउथ में नेतृत्व की भूमिका है, जो G20 अध्यक्षता के वक्त काफी उभरकर सामने आई, उस पर इसका क्या असर पड़ सकता है? देखिए, एक ज्यादा एकजुट पश्चिम जो है वो भारत की ग्लोबल साउथ वाली आवाज के लिए एक बेहतर साझेदार साबित हो सकता है मेरे ख्याल से। चाहे वो क्लाइमेट फाइनेंस की बात हो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो या दुनिया के नियमों में सुधार की बात हो, इन सब पर मिलकर काम करना शायद ज्यादा आसान हो जाए। ठीक है, व्यापार और कूटनीति के अलावा एक और अहम पहलू है लोगों की आवाजाही, माइग्रेशन। भारत का दुनिया में सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है और सिर्फ 2024 में ही ब्रिटेन ने सोचिए 1,10,000 से ज्यादा छात्र वीजा भारतीयों को दिए। हाँ, ये बहुत बड़ा नंबर है। देखिए, ब्रेग्जिट के बाद हुआ ये था कि भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए ब्रिटेन से ईयू के बाजारों में जाना थोड़ा मुश्किल हो गया था, रास्ते थोड़े बंद से हो गए थे।
अब अगर ब्रिटेन और ईयू के बीच ये जो बॉर्डर कोऑर्डिनेशन है, सीमा समन्वय, ये अगर बेहतर होता है तो पूरी तरह नहीं सही, पर हाँ, कुछ हद तक आवाजाही आसान हो सकती है। इससे एक तरह का आप कह सकती हैं सेमी इंटीग्रेटेड टैलेंट कॉरिडोर बन सकता है, और ये जर्मनी, फ्रांस जैसे देशों के साथ जो भारत के पहले से माइग्रेशन समझौते हैं उनको भी शायद मजबूती देगा। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो ब्रिटेन और यूरोपियन संघ का ये जो नया तालमेल बन रहा है, ये भारत के लिए व्यापार में आसानी, टैलेंट की बेहतर आवाजाही और कूटनीतिक स्तर पर ज्यादा समन्वय के कई दिलचस्प मौके बना रहा है। हाँ, बिल्कुल बना रहा है, लेकिन इन मौकों को भुनाने के लिए भारत को भी अपनी तरफ से कमर कसनी होगी। मतलब अपने यहाँ सुधारों की रफ्तार तेज करनी होगी, एक्सपोर्ट का जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे और मजबूत करना होगा, और दुनिया के मंच पर जो हमारी भूमिका है उसे और ज्यादा स्पष्टता से रखना होगा। और आखिर में सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए। इन फौरी असर के अलावा अगर हम लंबे समय के लिए सोचें तो ब्रिटेन यूरोपीय संघ का ये जो रिश्ता विकसित हो रहा है, ये इंडो पैसिफिक में शक्ति संतुलन को कैसे बदलेगा, और क्या इससे भारत के सामने कोई नई भू राजनीतिक चुनौती आएगी या कोई नया अवसर पैदा होगा जिसे उसे साधना होगा, ये देखना दिलचस्प होगा।